देवधर साहब नमस्कार। सबसे पहले आप ये बताएंगे, आप पिछले करीब 40-50 साल से अलग अलग संगीत सम्मेलनों में भाग लेते रहे हैं, श्रोता के रूप में, गायक के रूप में आपने दोनों ही भूमिकाएं अदा की हैं। तो इन श्रोताओं की अभिरुचि में आप कोई अंतर पाते हैं? मैं अंतर तो जरूर है कि आजकल के श्रोते जो है ज्यादा क्रिटिकल बने हैं और हर एक घराने में कुछ ना कुछ है, इस दृष्टि से सुनने लगे हैं। जी हाँ, वो बात पहली नहीं थी। तो पहले के श्रोताओं की खास बात क्या थी? हमारे बचपन से थोड़ा सा कहूंगा। जी हाँ, कि जब मैं गाने सीखने लगा जी 9-10-12 साल का था, उस वक्त नीलकंठ बुआ के पास हमारी गाने की शुरुआत हो गई। वो विष्णु दिगंबर जी के गुरु भाई थे जी। उस वक्त तो ये एक धारणा थी सब जनते में, समझने वाले तो बहुत कम। एक तो गाने के प्रति किसी के लिए किसी के मन में आदर नहीं था। कोई बच्चा गाने लगा तो ऐसा समझते थे कि वो बिगड़ जाएगा और व्यसनी बनेगा। तो गाना सीखने वाले ही बहुत कम थे, क्योंकि शायद ये गायकों के प्रति लोगों की धारणा ये थी कि बस गायक और व्यसन एक ही है, एक ही चीज है। लेकिन इससे श्रोताओं की स्थिति में कोई अंतर आता था? जरूर श्रोता की स्थिति में नहीं आता था, गाने सुनने वाले थे जी। मगर उस वक्त ये नाटक ने बहुत काम किया। किर्दोस्कर के जो नाटक थे, तो मानापमान से क्लासिकल शास्त्रीय संगीत आने लगा और लोग राग नहीं समझते थे, मगर टकमक पाही इसका राग क्या है ये बराबर जानते थे। और राग ना समझे मगर कोई गाने लगा यमन, ये फलाने ये धुन से मिलता है ये तो ये राग है। मगर गवई लोगों के गाना सुनने लगे लोग, थोड़ा सा शौक तो लगा। मगर उस वक्त की धारणा ये थी कि हर एक गवैया ने कमती में कमती हारमोनियम की सफेद चार में गाना ही चाहिए तो गवैया। ये कौन सी शर्त थी? ये एक धारणा तो थी, इतने ऊंचे गाना ही चाहिए। अच्छा, अगर ये सफेद चार में गाएगा तो अच्छा गायक है, नहीं तो गायक ही नहीं है। गायक नहीं है। हमारे गांव में कोई गवैया आ गया तो पहले पूछते थे कौन से पट्टी में गाता है। द फर्स्ट क्वेश्चन। किसी ने बता दिया दूसरी पट्टी में, तो मैं क्या गवैया है क्या? दूसरी बात, गाना समझने वाले सैकड़ा 2-4% आदमी भी नहीं थे उस वक्त। ये क्रिटिकली समझने वाले मजा लेने के लिए जाते थे, एंटरटेनमेंट, टाइम गंवाने के लिए। और जो गवैया बहुत हाथ वाले और मुंह बहुत बिगाड़ता था, शायद इनको जरा ऊपर का रेट कर लेते थे लोग कि ये आवश्यक है गाने के लिए। दूसरी बात, गवैया और तब्बल जी में झगड़ा होकर एक आधा साज फूटे डग्गा तो ये बहुत बड़ी महफिल हो गई, बहुत अच्छी सक्सेसफुल। ये भी एक मनोरंजन का साधन। और दोनों तरफ से ऑडियंस में दो पार्टी हो जाती थी और झगड़ा चलता था, मगर महफिल अच्छी। लेकिन ये फिर ये अभिरुचि धीरे धीरे बदलने कैसे लगी लोगों में? बदलने ऐसे लगे कि नाटक ने बड़ा काम किया। जी हाँ, गाना समझने लगे तो इनको लगा कि ये गवैये भी यही राग गाते हैं जो नाटक में गाते हैं। बालचंद्र गाता था, जोगलकर गाता था उस वक्त, तो ये अच्छा है। और गाने के प्रति पंडित विष्णु दिगंबर जी के जो प्रोपेगेंडा, इन्होंने जो बहुत बड़ा काम किया जी। तो गाना सीखने लगे और गाने के विद्यालय जगह जगह खुलने लगे। तब अच्छे घराने के लोग भी जाने लगे और गाना समझने लगे। तब तक बम्बई में जब मैं आया 1918 साल में, तब इधर बहुत से घराने थे। भास्कर बुआ का बखले का घराना था जी, आगरा घराना था, किराना घराना था, जयपुर घराने का। जयपुर घराने का तो देरी से आ गया जी 19। लेकिन वैसे बम्बई को हम इस सभी घरानों का मंच बम्बई में कायम हुआ, ये कहना चाहिए। शास्त्रकार भी यही थे, बातखंडे तो यही रहे। हम लोग कहते थे गवैये के तो घराने है ही, मगर श्रोताओं के भी घराने बनने लगे हैं। अच्छा, मतलब हर एक गाने वाले का एक अपना पेटेंट ग्रुप बन गया। पेटेंट ग्रुप बन गया तो ऐसे कि इनका जो पेट गवैया है कभी आया तो आने से जो शुरू हुआ है तो तंबोरी की खोल निकालने से जो वाह शुरू हो जाती थी तो आखिर तक, चाहे गाना अच्छा गाया बुरा गाया। मगर एक पार्टी ऐसी थी, हर एक का कोई श्रोतागण था। इतने ही नहीं, मगर कई श्रोते ऐसे थे कि जिनको गाना समझता नहीं था, मगर इनका जो खास गवैया जिनका ये बिल्कुल अभिमानी थे, इन्हीं को किसी ने गाली दी को कुछ कहा तो मारा मारी तक आते थे। और मगर ये बातें आस्ते 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 बदलने लगी। और बात ये हुई कि घराना की जो लिमिट्स थी वो बहुत स्ट्रिक्ट थी उस वक्त। समझो एक गवैया, अभी एक लड़का है, अच्छा आवाज है, इनको गाना सिखाने के लिए
जी। वो किसी किराने वाले के पास गया, तो इनको पूछा इन्होंने बोला तुमने दूसरी जगह सीखा है, बहुत देरी लगेगी, मुझे बहुत सब तुम्हारा निकालना पड़ेगा, अच्छा बात डालनी पड़ेगी, बहुत वर्ष लगेगी। तो वो दूसरे घराने के हर एक घराना दूसरे को कहता था कि वो गलत सिखाया है तुमको। मान लीजिए कोई भी एक उस्ताद बदल के दूसरे के पास जाता है, तो पहले संस्कारों को भुलाना और ये करना तो उसके लिए तो बड़ा मुश्किल ही होता है। मुश्किल तो होता ही है, मगर दूसरी बात ये थी उस वक्त जितने गवैये धंधे वाले गवैये थे प्रोफेशनल, वो सिखाना नहीं चाहते थे। अच्छा। एक बहाना था देरी डालने के लिए कि आज नहीं आएगा, तुम्हारा गला पहले नहीं बिगाड़ दिया है, कैसा सिखाऊं, ये हूं, फिर टाइम निकालना। अच्छा अच्छा। किसी ने दरबारी मांगा या ऐसा राग सिखाइए, बोला सरिगमा नहीं निकलती, दरबारी मांगता है। और चीजें मैंने मुश्किल बात थी, और चीज एक आधी हाथ लग गई तो इनको लगा कि बस स्वर्ग मिला, हमने आज चीज निकाली गुरु जी से। अच्छा। ये श्रोताओं में था। इसके बाद अलग अलग घराने गाने लगे, और अलग अलग घराने के जलसे इधर बहुत होने लगे। एक सारंगी वाले थे यहाँ, बहुत बुढ़े थे, केसर बाई के साथ करते थे। जी हाँ। मेरे घर में स्कूल में हमेशा आके बैठ जाते थे। देवदास साहब, मैं जब बम्बई में आ गया तब मैं सोलो बजाता था और मेरा नाम बहुत बम्बई में हो गया। आप लोगों ने हमारा सब धंधा बिगाड़ दिया है। मैंने बोला हम लोगों ने बिगाड़ दिया, ये क्या किया? ये शास्त्र वगैरह सब तुम सब बच्चे बच्ची को बता देते हैं। अरे भाई हमने कहाँ सीखा, हम सारंगी वाले सुन सुन के बजाते थे, और है ऐसे बैठ के बजाते थे कि बस किसी की फिक्र नहीं। एक दिन लक्ष्मी बाग में हम केदार राग बजाने लगे जी। शायद तुम्हारे स्कूल का लड़का था, लान से बच्चा था, हाँ। वो सामने बैठा था। जब हम बैठते थे तो हमको ये मालूम नहीं था कि गंदा पे नहीं ठहरना चाहिए उस राग में। अच्छा। केदार बजाता था, सामने एक दफे ठहरा तो इन्होंने बजा दिया, उस्ताद जी ये केदार आप बजाते हैं क्या? वाह, केदार में गंदा तो लेते ही नहीं और आप तो जाके ठहरते हैं, ऐसे कैसे? जी हाँ। उस वक्त से मुझे डर लगी तो मैंने सोलो बजाना बंद कर दिया। अरे भाई ये तो दुनिया बहुत शानी हो गई है अभी। और इसके बाद ये भी क्रिटिसिज्म मैंने, जयपुर का गाना, इसमें क्या अच्छी बातें हैं, जी हाँ। किराने में क्या अच्छी बातें हैं, दूसरे जो ग्वालियर में क्या अच्छी बातें हैं, जी हाँ। ये सब जानकर ऐसा एक श्रोता वर्ग निकलने लगा कि तैयार हुआ कि जो हर एक का गाना सुने और इनके पद्धति से जो कुछ अच्छी बात है इसका ग्रहण अच्छी तरह से करें। तो भी कितने सीखे हुए गाना सीखे हुए लोग भी ऐसे रहे आखिर तक कि इनको जो पसंद है इन्हीं जैसा गाना कोई गाए तो ही बाबा दे, नहीं तो बाबा नहीं दे। ये पुणे में मुझे बहुत अनुभव आ गया। ये जो लोगों की समझ बढ़ी है, गुण ग्राहकता बढ़ी है, इसका श्रेय आप किस माध्यम को देना चाहेंगे? ये तो दो चार बातों की है। एक तो गाने के स्कूल जगह जगह छोटे छोटे गांव में भी निकले। जी हाँ। इससे एक इनको शिक्षण मिल गया। जी हाँ। शिक्षण मिलने से अच्छा बुरा वो समझने लगे। जी हाँ। दूसरे स्वर ज्ञान बहुत बढ़ गया जो पहले नहीं था। जी हाँ। अब जब स्वर ज्ञान हो गया, राग ज्ञान थोड़ा पार हो गया, तो अच्छा कौन है बुरा कौन है, किसमें कौन सी बात ज्यादा अच्छी है कौन सी कम अच्छी है, ये समझ पड़ने लगी, इसलिए ये फर्क होने लगा। नहीं, इसका श्रेय आप सिनेमा या टीवी है या रेडियो, आजकल के जो माध्यम है, आदम माध्यम तो रेडियो को देना ही चाहिए। इनको आप देना नहीं चाहेंगे? मैं ये देना ही चाहिए। क्यों कि रेडियो से हर एक का गाना, अभी छोटे छोटे गाँव है। जी हाँ। वहाँ फैयाज खान कब जाके गाया है? जी नहीं, कभी नहीं गाया। अल्लाह दिया कभी पहुंचे भी नहीं होंगे वहाँ, पहुंचे भी नहीं है। मगर वहाँ नेशनल प्रोग्राम ऐसे अच्छी तरह से गाना सुन लेते हैं। और छोटे छोटे गांव में भी जो गाने की शौकी है, इन्होंने हिंदुस्तान का सभी हर एक गवैया सुना है जो रेडियो पे आता है। जी हाँ। इससे इनका ज्ञान भी बढ़ गया है, समझ भी बढ़ी है। तो रेडियो को, ग्रामोफोन को और ज्यादातर रेडियो को जी ये श्रेय देना ही चाहिए। तो इसका मतलब यह है किसी भी श्रोता को उसको डेवलप करने के लिए कहिए, पहले सुनना ये बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक। और आज के युग में ये हो गया कि गाना उसके कानों पर बराबर 24 घंटे पड़ने लगा है, जो कि पहले जमाने में नहीं होता था। पहले आपने जैसे बताया कि बड़ी मुश्किल से मतलब किसी ने सुर निकाला तो उसको लोग बिगड़ा हुआ समझते थे, और आज ये स्थिति है कि 24 घंटे गाना लोगों के कानों के ऊपर पड़ रहा है। तो देवधर साहब, आपने जो अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और श्रोताओं के विकास के बारे में जो जानकारी दी, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। नमस्कार।